इस वीडियो में हम स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ के बारे में एक तरह का दोबारा बात करेंगे। अपने एक तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू या रिकैप करेंगे। इन चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो तो बनाई जा चुकी है और आपकी खिदमत में पेश भी की जा चुकी है, मगर ये एक तरह के आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज़ करने में ये वीडियो कारआमद होगी। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में करें, एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का नॉलेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये एक बहुत अहम सवाल है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मशीन एलिमेंट हो या कोई स्ट्रक्चर हो, सादा स्ट्रक्चर हो या बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, वो किसी न किसी मटेरियल का बना होता है और जब स्ट्रक्चर पर लोड पड़ता है तो उस मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन भी डेवलप हो जाती हैं। अब मटेरियल किस तरह बिहेव करेगा वो हमें पता चलता है कि स्ट्रेस की क्या वैल्यू है, स्ट्रेन की क्या वैल्यू है। यानी मटेरियल जो है वो लीनियर इलास्टिक बिहेव करेगा या वो प्लास्टिक रेंज में चला जाएगा या वो टूट जाएगा। ये हमें उस वक्त पता चलता है जब हमें स्ट्रेस की वैल्यू पता हो। ख़ास तौर पर जब हम अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बिल्कुल दुरुस्त वैल्यू मालूम करें और हम उसको मटेरियल डाटा से कंपेयर करके देखें कि उस स्ट्रक्चर का लोड पर क्या रवैया होगा। इलास्टिक रहे तो ये हमारे लिए डिज़ायरेबल है, प्लास्टिक में चला जाए या टूट जाए तो ये अनडिज़ायरेबल है। तो ये तमाम प्रेडिक्शन हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की दुरुस्त वैल्यू पता हो। अब हम स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स है और ये इंटरनल फोर्स उस वक्त पैदा होती है जब हम स्ट्रक्चर पर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, जैसे कि नीचे एक नज़र आ रहा है। यूनिट्स इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं, जिसको पास्कल भी कहते हैं, या कभी कभी अपनी आसानी के लिए हम न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी डिफ़ाइन करते हैं, जिसको मेगा पास्कल कहते हैं, क्योंकि इनमें 10⁻6 का एक फैक्टर आ जाता है। और ये जो स्ट्रेस है ये इंटरनल पॉइंट पर मुख्तलिफ होती है। हर इंटरनल पॉइंट पर इसकी अपनी वैल्यू होगी, वो पॉइंट टू पॉइंट मुख्तलिफ होगी, इसलिए इसको कभी कभी स्ट्रेस को पॉइंट प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। जैसे कि ये आपके सामने है कि हर पॉइंट पर ये मुख्तलिफ होगी, लेकिन एक ही पॉइंट पर भी ये स्ट्रेस मुख्तलिफ इस तरह हो सकती है कि हम स्ट्रेस को डिफ़ाइन करने के लिए वो प्लेन भी बताते हैं जिस प्लेन पर से हमने इस पॉइंट से गुजारी है और उस प्लेन पर क्या स्ट्रेस है। तो जिस तरह आपके सामने है कि यहाँ पर प्लेन जो गुजारी है वो कुछ और है और यहाँ पर प्लेन जो है गुजारी कुछ और है, तो इनके स्ट्रेस की वैल्यू में और स्ट्रेस की नेचर में भी फ़र्क हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ ये नॉर्मल स्ट्रेस है और यहाँ पर नॉर्मल और शेयरिंग दोनों स्ट्रेस है। यहाँ हम ये जिक्र करना मुनासिब समझेंगे कि स्ट्रेस दो तरह की होती है, नॉर्मल या शेयर, और वो नॉर्मल या शेयर आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। फिर हमने 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस की भी बात की थी अपनी पुरानी वीडियोस में, और उसमें हमने कहा कि एक पॉइंट को हम एक क्यूब की फॉर्म में, जो कि बहुत छोटा सा क्यूब है, अगरचे उसकी डायमेंशन फाइनाइट है मगर बहुत छोटा सा क्यूब है, और हम उसकी फॉर्म में भी पेश कर सकते हैं अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हो। और उसमें हर फेस पर 3 स्ट्रेसेस, एक नॉर्मल और 2 शेयरिंग स्ट्रेस होती हैं। तो वो एक कंप्लीट 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमें बता देती हैं। तो ये वाली जो फिगर आपके सामने है ये भी हम दिखा चुके हैं। इसमें हमने कहा कि अगरचे नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पर सिग्मा इस्तेमाल की गई है, मगर नॉर्मल स्ट्रेस के लिए सिग्मा और शेयरिंग स्ट्रेस के लिए टाउ भी इस्तेमाल की जाती है। तो नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव होती है जब वो टेंसाइल हो, और कंप्रेसिव हो तो वो नेगेटिव होती है। शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में ये है कि पॉजिटिव फेस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है और नेगेटिव फेस पर नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है, और इसकी जो अगर उल्टी सूरत हाल होगी तो वो नेगेटिव होगी। 2 सबस्क्रिप्ट हमें ये बताते हैं कि ये स्ट्रेस किस फेस पर है, यानी कि अगर ये हम इसको देखें
तो ये वाला जो इसका फेस है या ये वाली जो प्लेन है ये एक्स प्लेन है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में है। तो ये बताएगा कि ये एक्स प्लेन पर है और एक्स डायरेक्शन में है, ये एक्स प्लेन पर है और वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स प्लेन पर है और जी डायरेक्शन में है। तो यूँ इसकी नेमिंग कन्वेंशन पता चलती है। आसानी के लिए जब हम टाउ का नाम इसको दे देते हैं तो ये टाउ एक्स वाई और ये टाउ एक्स जी बन जाता है, और इसको हम सिर्फ सिग्मा एक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, एक सिंप्लीफाइड वर्जन 3D का ये होता है कि एक फेस पे अगर कोई भी स्ट्रेस ना हो, ना नॉर्मल ना शेयरिंग, बल्कि बाकी दोनों फेसेस पर जिस तरह यहाँ नज़र आ रहा है, तो उसको 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। ये जो हमें प्लेन नज़र आ रही है इस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, यानी कि ये अगर हम जी एक्सेस ड्रॉ करते तो वो हमारी तरफ आता, तो इस पर कोई भी जी प्लेन पर कोई भी वो नहीं है। और ये एक्स प्लेन है, बाकी इसकी जो पूरी प्लेन है वो पीछे छुपी हुई है। ये वाई प्लेन है, स्ट्रेसेस सिर्फ एक्स प्लेन और इसके पैरेलल जो दूसरी एक्स प्लेन है उस पर है, और वाई प्लेन और इसके पैरेलल जो दूसरी प्लेन है उस पर है। तो इस केस में सिर्फ नॉन ज़ीरो स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई होती हैं, और बाकी जो स्ट्रेसेस हैं सिग्मा जी, टाउ एक्स जी और टाउ वाई जी वो ज़ीरो होती हैं। टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर होती हैं, ये हम पहले देख चुके हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिक्वायरमेंट है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जैसे कोई बहुत ही थिन स्ट्रक्चर हो, तो उसमें ऐसी सिचुएशन होती है, तो वो जो है 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहलाती है। यहाँ मैं एक बात पे फिर जोर देना चाहूँगा कि आप टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स की डायरेक्शनों को भी देखें। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और हमेशा ये इसी तरह ही अपीयर होंगी। इसी तरह एक 1D स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम इसको क्विकली इस चीज़ को देख लेते हैं कि अगर हमें कोई आदमी ये कहे कि भाई ये तो आपकी जो प्लेन्स हैं वो प्रॉपर एक्स और वाई प्लेन्स हैं, क्या हो अगर किसी और प्लेन पर हमें स्ट्रेस पता करनी हो, जैसे कि ये नीचे है कि ये तो हमारी एक्स प्लेन हो गई और ये वाई प्लेन हो गई, तो अगर एक और प्लेन पर हमें स्ट्रेसेस पता करनी है सिग्मा एन और टाउ एन टी, तो वो कैसे पता करेंगे? तो हम इस तरह करेंगे कि हम वो प्लेन गुजारेंगे और इस पार्ट को जो लोअर पार्ट है लेट से उसको हम आइसोलेट कर लेंगे। अब ये जो ट्राइंगुलर एलिमेंट है इसको इक्विलिब्रियम में होना है। इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करने के लिए हम इन स्ट्रेसेस को इन एरिया से मल्टीप्लाई करके और फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन जब लगाएंगे तो दो इक्वेशनें मिल जाएंगी हमें, इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन और इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन, और हम सिग्मा एन और टाउ एन टी हम पता कर सकेंगे। ये हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, अभी आप इसको सिर्फ ऐसे ही नोट कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चूंकि हम 2 फोर्स मेंबर के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, तो 2 फोर्स मेंबर में हर पॉइंट पर स्ट्रेस सिर्फ एक ही होती है, वो है सिग्मा एक्स, और इसका जो ये छोटा सा एलिमेंट है क्यूब है इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट है, तो एक सिर्फ सिग्मा एक्स होती है जिसकी वैल्यू पी ओवर है। लेकिन अगर हम इसकी अलाइनमेंट थोड़ी चेंज कर लें और इसको हम 45 डिग्री इस पॉइंट को हम 45 डिग्री टर्न कर दें, तो हर फेस पर, इसके हर फेस पर यानी कि चारों फेस पर जो हमारी तरफ जो आ रहा है वो तो इस पर तो स्ट्रेस ज़ीरो है, मगर बाकी हर फेस पर सिग्मा और टाउ दोनों पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अब हमने अपने प्लेन को 45 डिग्री रोटेट कर दिया है। इस केस में इन इक्वेशनों की मदद से हमें ये पता चलता है कि जो ये सिग्मा प्राइम है उसकी वैल्यू पी ओवर 2a है और टाउ एम है इसकी वैल्यू भी पी ओवर 2 है, जबकि जब ये प्लेन जो था प्रॉपर्ली अलाइन था एक्स वाई एक्सिस से, ये जो पॉइंट था जब ये प्रॉपर्ली अलाइन था तो उस वक्त सिग्मा की वैल्यू पी ओवर ए थी और टाउ की वैल्यू 0 थी। तो ये तमाम चीज़ें हम आगे भी एक दफ़ा फिर देख लेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया जा रहा है। अगर हम स्ट्रेन पर आए तो नॉर्मल स्ट्रेन हमने डिफाइन किया था कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये सामने आपके सामने बना हुआ है, और शेयरिंग स्ट्रेन डिफाइन किया था कि अगर शेयरिंग फोर्स लगी हुई है, जिस तरह इसके इस पार्ट पर शेयरिंग फोर्स लगी हुई है और यहाँ से ये होल्ड हुआ हुआ है, जब होल्ड हुआ हुआ है तो उसने अपोजिट डायरेक्शन में शेयरिंग फोर्स लगाई हुई है, तो 90 डिग्री जितना भी चेंज होगा, ये ओरिजिनल 90 डिग्री था, वो जितना भी चेंज होगा गैमा एक्स वाई वो शेयरिंग
स्ट्रेन कहलाएगा और इसकी यूनिट्स जो है रेडियन या माइक्रो रेडियन होती हैं। फिर हमने कहा कि हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या होती है, तो स्पेसिमेन लेके उसको हमने टेस्ट किया कि उसके स्पेसिमेन के दोनों जो एंड्स थे वो मशीन के जॉज में प्रॉपर तरीके से फिट किए और उसके बाद उनको पुल किया। पुल करके हमने देखा कि मटेरियल का बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पर तो नो स्ट्रेस कंडीशन है। जब पुल करना शुरू किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिफॉर्म होना शुरू हुआ और 0.2 तक चला गया। 0.1 से लेकर 0.2 तक हमने ये देखा कि इसका बिहेवियर लीनियर है, यानी स्ट्रेट लाइन है। और जब भी हमने फोर्स रिलीज की तो मटेरियल वापस बिल्कुल 0.1 पर आ गया। तो इस रेंज को लीनियर इलास्टिक रेंज कहते हैं। उसके बाद जब हमने इस पे और फोर्स अप्लाई की तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई, यानी कि जो भी डिफॉर्मेशन होगी वो डिफॉर्मेशन अब परमानेंटली हो जाएगी। तो जनरली हम इसके बारे में तो इक्वेशन लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, क्योंकि ये एप्सिलॉन एक्सिस है, ये ई एक्सिस है और इस 0.1 और 2 के बीच में जो इसका स्लोप है वो ई है। तो हम ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिख सकते हैं और लीनियर इलास्टिक रेंज में हम ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इसको ही रखेंगे और इसके आगे प्लास्टिक रेंज के बारे में फ़िलहाल हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसी तरह का जो टेस्ट है वो टॉर्शन में भी किया जाता है। टॉर्शन में जो है उस पर स्पेसिमेन पर शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई होती है। तो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के दरमियान रिलेशनशिप बहुत आराम से निकाला जा सकता है। हाँ, उस स्लोप का नाम जो है वो जी होता है, उसके बारे में अभी आगे देखते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमने देखा वो था पॉइसन रेशो, कि अगर हम मटेरियल को हम पुल करें, एक लेट से ये एक प्लेट है और वो स्टील की है या किसी और मटेरियल की है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल की, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में एक जैसी होती हैं। इसको अगर हम पुल करें तो 90 डिग्री डायरेक्शन में इसकी लंबाई में कुछ कमी वाक़ई हो जाती है। ये डॉटेड सिचुएशन हो जाती है जब भी हम इस तरह के प्लेट को पुल करें। तो कुछ स्ट्रेन यहाँ पर है, स्ट्रेन को हम अगर मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल लेंथ से तो ये डिफॉर्मेशन मिल जाएगी। एप्सिलॉन वाई जो है, यानी इस स्ट्रेन को हम मल्टीप्लाई कर ओरिजिनल लेंथ से तो ये वाली डिफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन स्ट्रेन को ई वाई एप्सिलॉन वाई को हम एप्सिलॉन एक्स से डिवाइड करें तो हमें पॉइसन रेशो आ जाता है। तो ये हमें बता देता है कि रिलेशनशिप क्या है ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन में और लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन में, जबकि स्ट्रेस सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगी हुई हो। अच्छी बात यह है कि हमें ये वैल्यू हमें पता होती है या एक दफ़ा ये टेस्ट करके एक दफ़ा निकाल ली जाती है। जनरली ये 0.3 होती है। तो इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ई और न्यू को इस्तेमाल करते हुए हम रिलेशनशिप लिख सकते हैं फुल 3D के लिए कि एप्सिलॉन एक्स का सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जी अगर तीनों मौजूद हों तो उनसे क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह से एप्सिलॉन वाई का क्या रिलेशनशिप है और एप्सिलॉन जी का क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह जिस तरह हमने कहा कि हमने ये देखा है कि अगर टाउ एक्स वाई अप्लाई की जाए तो सिर्फ गैमा एक्स वाई पैदा होता है और उसका रिलेशनशिप आपस में ये है कि टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू जी गैमा एक्स वाई। तो इसी को जब इस्तेमाल करें तो बाकी टाउ वाई जी और टाउ एक्स जी के लिए भी हम इसी तरह के रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं और इनको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में हमें जी, ई और न्यू चाहिए ताकि हम स्ट्रेस को स्ट्रेन से रिलेट कर सकें। और जब हम ये रिलेशनशिप पैदा कर लेंगे तो हम स्टैटिक्स की मदद से स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस को रिलेट कर सकते हैं और हम स्ट्रेन को हम डिफॉर्मेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो एक तरह का पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है। तो जी, ई और न्यू हमें पता होने चाहिए ताकि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट कर सकें। लेकिन वो हमने देखा इनमें तीनों के बजाय अगर दो भी हमें पता हो तो हम तीसरा इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक बहुत ही क्विक किस्म का रिव्यू था स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ का।
कुछ हमने प्रॉब्लम अपने वीडियोस में कवर किए हैं और कुछ हम मज़ीद प्रॉब्लम भी कवर करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं और क्विकली रिविजिट किए हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।